Good afternoon, all of you. चलो अभी हम लोग चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 11 का ए थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का पार्ट 1। इसके पहले हम लोग फ्लूइड का तीनों पार्ट देख लिए थे। तो इसमें चैप्टर में हम लोग को क्या देखना है कि जो मैटर होता है, मैटर थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उनके जो तीनों फॉर्म होते हैं उनमें हीट की प्रॉपर्टी होती है, हीट फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है। चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, तीनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को कंडक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को हीट के बारे में देखना है और टेम्परेचर के बारे में देखना है। आपने अपने डेली लाइफ में पढ़ा होगा या सुना होगा हॉटनेस ऑफ बॉडी, ठीक है, कि आपकी बॉडी कितनी हॉट है, कितनी गर्म है। जनरली हम लोग यहाँ दो टर्म का यूज करते हैं, हीट और टेम्परेचर। तो अब देखना ये है कि इन दोनों में से जो दोनों वर्ड है ये दोनों एक दोनों का मतलब एक ही होता है या फिर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जैसे कि अगर हम शुगर और स्वीटनेस की बात करें तो शुगर का मतलब क्या हुआ, जिसको हम खाते हैं, ठीक है, और जो मीठा होता है। बट स्वीटनेस का मतलब क्या हुआ, मीठापन। तो शुगर वो मटेरियल हुआ जिसको हम खाते हैं, और स्वीट वो हुआ, स्वीटनेस वो हुआ जो उसका बिहेवियर है। वैसे ही हीट और टेम्परेचर भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हीट और टेम्परेचर दोनों में से एक जो है वो कॉज होता है और दूसरा इसका इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे नेचर बताया गया है, हीट का नेचर बताया गया है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं या गर्म करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, ठीक है, वो सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। याद रखेंगे, जब भी कोई चीज को आप गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो उसके मास में कोई चेंजेस नहीं आता है। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, जनरली जो सब्सटेंस होते हैं उनको आप गर्म करेंगे तो वो एक्सपांड होते हैं, ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर गैस हो, एक्सपांड होते हैं। थर्ड पॉइंट, हीट ऑलवेज गर्म से ठंडे की तरफ फ्लो करता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा। जब भी अगर हम हीट को कहीं पर चेंज करने के लिए ट्राई करेंगे तो जो हीट है, जितना हीट वो गेन करता है उतना ही हीट वो लॉस भी करता है। तो दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में जितना हीट वो ऑब्जेक्ट गेन करेगा उतना ही वो लॉस करेगा। जस्ट एग्जाम्पल, अगर आप इस रूम में नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म पानी को रख देते हैं, पहले आप उसको गर्म करेंगे बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा आप उसको गर्म करेंगे वो हीट गेन कर लेगा, लेकिन उसको जैसे ही आप कूल करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद उसका जितना हीट उस ऑब्जेक्ट में गया रहता है वो सारा हीट वो बाहर निकल आता है। तो इसी को यहाँ पे कहा गया है कि हीट गेन जो है वो ऑलवेज हीट लॉस इक्वल होगा। उसके बाद है कि हीट को, सॉरी, जब किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है तो वहां पे या तो हीट को वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है या फिर एमिट करता है। गर्म करेंगे तो हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा, ठंडा करेंगे तो हीट को वो एमिट करता है। लेकिन वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इक्वल रहता है, टेम्परेचर बराबर रहता है।
इसके बाद देखते हैं कि बहुत टाइम पहले की बात है कि जब हीट के कंसेप्ट के बारे में स्टडी की जा रही थी तो लोगों का ये मानना था कि हीट एक माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, इनविजिबल होता है और वेटलेस होता है। हम्म, तो हीट एक इनविजिबल, माइक्रोस्कोपिक और वेटलेस और ओडोरलेस सब्सटेंस होता है या लिक्विड होता है जो कि किसी सब्सटेंस के पोर्स में फिल होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आपका पूरा गर्म हो जाएगा। तो ये गर्म होने का मतलब क्या होता है कि इसके जो पोर्स होंगे, छोटे छोटे जो होल्स होंगे इस बॉडी के अंदर पे, उसके अंदर पे जाकर के जो हीट है वो पूरा फिल हो जाता है। तो वो लिक्विड जिसको यहाँ पे बताया गया है कि वो माइक्रोस्कोपिक होता है और वेटलेस होता है, उसको कैलोरिक का नाम दिया गया था। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई कैलोरिक या इनविजिबल वेटलेस जो हीट है अगर किसी सब्सटेंस में एंटर करता है तो वो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और जैसे ही वो सब्सटेंस से बाहर निकलता है वो उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को कम कर देता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जब हम अलग अगर दो अलग अलग टैंक में या कंटेनर में अगर हम पानी लेते हैं और दोनों का अगर हम लेवल अलग रखें, मान लीजिए ये एक आपका टैंक हो गया और ये एक आपका टैंक हो गया, ठीक है, ठीक है, और हम यहाँ पे उसको वाटर दे रहे हैं, यहाँ से उसको वाटर देंगे तो वाटर का जो लेवल है वो हाई से लो की ओर आता है, ना कि लो से हाई की ओर जाएगा। ठीक है, चाहे आप तो इसे भी वाटर को फिल करेंगे, ऑलवेज जो वाटर का लेवल है वो हमेशा हाई से लो की तरफ ही फ्लो करता है। तो सेम एज जो हीट होता है वो भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है, मतलब कि गर्म से ठंडे की तरफ ही जाता है। इसके बाद है इस बेसिस पर कैलोरी थ्योरी के बेसिस पर हीट का इफेक्ट भी देखने को मिला है कि हीट के कारण किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, और वो बॉडी जो है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर एक्सपांड होती है, उसके स्टेट में चेंजेस होता है। ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया था कैलोरी थ्योरी के बेस पे। अगर हम अपने हाथ की हथेलियों को रब करते हैं और रब करने के बाद में आप उसको देखेंगे तो आपका जो हैंड है, आपका जो पाम है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। बिकॉज हमारा दो ऑब्जेक्ट को जितना रब करेंगे वो आपस में टच होकर के हॉट हो जाता है। वैसे ही जैसे कि शटल का ट्यूब, जब उसमें आप हवा भरेंगे तो जिस हिसाब से हवा शटल के ट्यूब में ट्यूब भी आपका गर्म हो जाएगा, और जिस हिसाब हवा फिल करेंगे वो भी आपका गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट है और जो वर्क है दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटिव है। बिकॉज हीट तब प्रोड्यूस होगा जब हम कोई वर्क करेंगे, और वर्क करने से हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे फिनोमिना का एक्सप्लेन नहीं किया गया था कैलोरी थ्योरी के फॉर्म में। अब आगे देखते हैं। मॉडर्न डायनामिक थ्योरी। मॉडर्न डायनामिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ आपको किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट सॉरी कोई भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन के फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट के अंदर पे काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो जब हम इस सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम जब गर्म करते हैं तो गर्म करते ही उसकी जितने मॉलिक्यूल से सब एक्साइटेड हो जाते हैं काइनेटिक एनर्जी लेकर के, और वो आसपास मूव करने लगते हैं। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े होते हैं, इस तरह से वो मूव नहीं कर पाते हैं, वो बस वाइब्रेट करते हैं। तो उनके इस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को ही गेन करते हैं।
उसके बाद देखिए कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वीक अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े होते हैं, इस कारण से वो मूव कर लेते हैं, तो उनमें ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। और अब हम गैस की बात करते हैं। गैसेस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इस कारण से वो ऑल डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो उनके सॉरी इनका जो मूव होता है वो सिर्फ मोशन में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन नहीं होता है। ये था आपका हिस्ट्री में। अब हम देखेंगे आगे डेफिनेशन। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे क्या होता है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, उसको थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है, और जिसकी बॉडी का जो हीट है वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेटरी काइनेटिक एनर्जी और रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होता है। इसके अलावा अदर डेफिनेशन देखें तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको 1 कैलोरी कहा जाता है। इसका यूज जाएगा, जैसे कि मैंने बताया हीट एनर्जी का एक फॉर्म होता है, तो इस कारण से इसका जो यूज होगा वो हो जाएगा। और किलो कैलोरी की बात करते हैं, 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी में 0.10 होता है। इसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप देखेंगे, एम एल की पावर कलर क्वांटिटी हो, बिकॉज ये एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब देखिए आगे कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कि आप किसी बॉडी को टच करते हैं, आप एक बॉडी है आपके पास में ए, आप उसको टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी बॉडी को अगर आप टच करते हैं बी को, तो आप ये बोल सकते हैं कि बी का टेम्परेचर ज्यादा है और ए का टेम्परेचर कम है, या फिर ए का कम है बी का ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है, जिस चीज को आपने टच किया अगर वो ऑब्जेक्ट गर्म है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा ठंडा है, आपको पहला वाला ऑब्जेक्ट ही ज्यादा गर्म लगेगा, ठीक है, वो उससे ज्यादा तेज गर्म लगेगा। तो पहले आप किसी नॉर्मल टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट को टच करिए, उसके बाद जब उसको टच करेंगे तो आपको लगेगा कि वो चीज ज्यादा गर्म है, बट ऐसा नहीं होता है। तो टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को बताता है, स्टेट को बताता है जहाँ आप अपने कोल्डनेस डिग्री को कर सकते हैं, कितना ज्यादा है वो गर्म है और कितनी ठंडी है। उसके बाद हम देखते हैं आगे। हाँ, इसका डिफरेंस दिया है हीट और टेम्परेचर के बीच में, इसको आप लोग खुद से पढ़ेंगे। इसका यूनिट क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या है, ये किस किस स्टेट में पाया जाता है और कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। तो आगे देखते हैं थर्मोमेट्री और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ थर्मोमीटर।
तो हम यहाँ पे थर्मोमीटर के बारे में देखेंगे। फिजिक्स का वो ब्रांच जहाँ पे हम टेम्परेचर को किस चीज से मेजर किया जाता है उसको थर्मोमेट्री कहा जाता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और थर्मोमीटर वो डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको थर्मोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पे एक थर्मोमीटर के लिए स्केल बनाए गए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और उसके दो फिक्स पॉइंट बनाए गए, एक फ्रीजिंग पॉइंट और एक लोअर फिक्स पॉइंट और एक अपर फिक्स पॉइंट बनाए गए, जिसको एक को कहा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट और एक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बनाया गया, और जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी वो आपकी लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यू होगी, और अपर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो अपर फिक्स पॉइंट की वैल्यू होती है। इनके बीच का जो रेंज होता है हम उसको फंडामेंटल इंटरवल कहते हैं। जैसे कि आपने थर्मोमीटर को हम फंडामेंटल इंटरवल कहेंगे। तो इसी बेस पे यहाँ पे कॉमनली 4 स्केल का नाम बताया गया है। एक है आपका सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है र्यूमर और चौथा है केल्विन। ठीक है, 4 स्केल का यहाँ पे नाम बताया गया था। 3 स्केल का नाम आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि र्यूमर को छोड़ करके केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ा है। सेल्सियस स्केल को एक स्वीडिश के साइंटिस्ट ने 1710 में डिजाइन किया था, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का होता है। फ़ारेनहाइट स्केल को जर्मन के साइंटिस्ट गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने 1717 में बताया था। इसका जो लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। र्यूमर स्केल को R.A. र्यूमर ने 1730 में बनाया था, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 80 डिग्री तक होती है। एंड लास्ट है आपका केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को लॉर्ड केल्विन ने बनाया था, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 273 से लेकर के 373 इसका बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है। इसके बाद इसका एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, देखेंगे आपने 10th में पढ़ा होगा। चारों के बीच में एक रिलेशनशिप है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। ठीक है, या ये वाला इसका फॉर्मूला है, सबसे फर्स्ट वाला C-0/100। यहाँ पर देखिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन चारों का स्केल की वैल्यू का नाम दिया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 होती है। इसकी मिनिमम 32, मैक्सिमम 212, मिनिमम 0 और हाईएस्ट 80, और मिनिमम 273, हाईएस्ट 273। तो अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो ये वाला इक्वेशन आता है, इस इक्वेशन की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन दिया है एक सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के बीच का। देखिए सेल्सियस स्केल कितना दिया, C/5 इज इक्वल टू के। इन दोनों की वैल्यू को अगर आप रिलेशनशिप में बनाएंगे तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो या तो इस तरीके से बनेगी, या के की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरीके से बनती है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि ये इक्वेशन दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे इस क्वेश्चन को केल्विन में कन्वर्ट करना है, सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। T इज इक्वल टू -73 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए आप केल्विन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। केल्विन का फॉर्मूला आपका क्या है, K इज इक्वल टू C+273 में आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन भी सेम ऐसा 10th में पढ़ा था। एग्जाम्पल नंबर ये देखिए, ये वाला एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर निकालना है जिसकी सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि दोनों स्केल पे एक्स टेम्परेचर है, और हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप लेंगे C/5 और 5 - 32/9 वाला। दोनों पे C और F की जगह पे एक्स रखेंगे और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू लेके आते हैं।
आगे देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो फैलने लगता है, ठीक है। और कुछ कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके ही ऐसा होता है कि वो ना फैलते हैं। बट मैक्सिमम चीजें जो होती है वो गर्म करने से फैलती ही है, बिकॉज हर मटेरियल जो है वो एटम या मॉलिक्यूल का मिलके बना होता है। तो जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे, उसकी जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी लेकर के मूव करने लगते हैं। तो गर्म करने पे किसी ऑब्जेक्ट का एक्सपांड होना, उसको थर्मल एक्सपांशन कहा जाता है। जो कि 3 टाइप के यहाँ पे बताए गए हैं। एक आपका है लीनियर एक्सपांशन, दूसरा है सुपरफिशियल एक्सपांशन, और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, ठीक है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते, किसी लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं और उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, तो उसको एक्सपांशन, सॉरी, उसको लीनियर एक्सपांशन कहेंगे। और अगर किसी सब्सटेंस को जब हम गर्म करते हैं और उसके एरिया में इंक्रीमेंट होता है, तो उसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहेंगे। और किसी चीज को गर्म करने पे अगर उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है तो उसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे हमने 3 टाइप के देखे। अब यहाँ पे जैसे कोफिशिएंट हो, भी 3 टाइप के होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। तो लेट करेंगे कि हमने लीनियर एक्सपेंशन के लिए हमने एक रॉड ली है, उस रॉड का लेंथ हम ले लेंगे एल, और उसको हम डेल की टेम्परेचर देते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर देंगे वो गर्म होने लगता है। गर्म होता है तो उसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लगभग डेल एल का जो लेंथ है वो बढ़ेगा। ये आपका एक रॉड हो गया, रॉड की लेंथ हो गई एल। इसको जैसे ही गर्म करते हैं थोड़ा सा ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और इसको हम डेल की टेम्परेचर देते हैं। तो जो टेम्परेचर हम यहाँ पे देते हैं, सॉरी, जो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है ये वाला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल लेंथ की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जितना ज्यादा इसका लेंथ होगा उतना ही वो इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ही वो इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल टी। और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके कांस्टेंट लगा है अल्फा, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को बताता है। तो उस इक्वेशन की हेल्प से आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल का मतलब, यहाँ पे हम एरिया की बात करेंगे। तो लेट करते हैं कि हमने यहाँ पर एक ऐसा शीट लिया है, प्लेन शीट लिया हुआ है मेटल का, इसका एरिया हम ले लेंगे ए, ठीक है। और उसको ए टेम्परेचर, सॉरी, इसको डेल टी टेम्परेचर देंगे। जैसे ही हम उसको टेम्परेचर देते हैं उसका एरिया डेल ए थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो उसका जो इंक्रीज एरिया है डेल ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ओरिजिनल एरिया के, और उसमें देने वाले टेम्परेचर के, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बिकॉज एरिया और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उसका जो इनिशियल, उसका जो लेंथ है, उसकी जो एरिया, उसका जो एरिया बढ़ रहा है वो बढ़ेगा। दोनों कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद ये इक्वेशन आया, जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा के बीटा साइन लगाया गया, और बीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं इक्वेशन से। तो ये आपका लिख लेगा कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए। और सेम ऐसे आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन में आपको सिर्फ वॉल्यूम के फॉर्म में लेना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम v है और उसको हम जब वो गर्म करते हैं डेल टी टेम्परेचर के साथ में, तो उसका वॉल्यूम जो है वो डेल वी बढ़ जाता है। तो उसका जो बढ़ने वाला वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके इनिशियल वॉल्यूम के और उसके टेम्परेचर के। देन दोनों को कंबाइन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये वाला इक्वेशन आएगा। और प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके यहाँ एक साइन लगाएंगे गामा, ठीक है। ये इक्वेशन आपका निकलेगा यहाँ पे
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए, और यहाँ पर गामा की वैल्यू आप निकाल सकते हो इस इक्वेशन की हेल्प से। तो ये तीनों जो मैंने बताया तीनों इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो कल मैं बताऊंगी रिलेशनशिप नेक्स्ट क्लास में, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है।